हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसी से आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे तो डेरिवेशन भी आपको बताने हैं और जो आपको आगे पढ़ने वाला जो सिस्टम हमारे पास है, जब हम पढ़ेंगे वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर और उसमें हम एफसीसी और सीसीपी जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि इस यूनिट सेल में इतना स्पेस ऑक्युपाई किया गया है, इस यूनिट सेल में इतना स्पेस ऑक्युपाई किया गया है एटम के द्वारा। इससे पहले का जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, आपको पता है कि उस चैप्टर में हमने डिस्कशन किया था कि एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं, एससीसी में कितने एटम्स होते हैं, बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं, कौन सा एटम कॉर्नर पे होता है तो उसका पार्टिसिपेशन कितना होता है उस यूनिट सेल के साथ में। अगर कोई एज पे है, किनारों पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका पार्टिसिपेशन कितना होता है, अगर कोई मिडिल पे है, सेंटर में सिचुएटेड है तो उसका पार्टिसिपेशन कितना होना चाहिए, अगर कोई फेस पे है तो उसका पार्टिसिपेशन कितना होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन। अगर ये बात आपको समझ में आएगा, किसी ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तभी उसको ये चीज समझ में आएगा और इसके बाद का जो टॉपिक है वो भी इसी से कनेक्टेड है। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और बहुत केयरफुली समझना होगा कि हम इसमें क्या बताने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड इन द यूनिट सेल। आपको कितना स्पेस किसी यूनिट सेल में किसी एटम के द्वारा, या पार्टिकल आप वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि एटम की जगह पे आपका आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो किसी भी यूनिट सेल है और उस यूनिट सेल में कितना स्पेस कवर किया गया है उस पार्टिकल के द्वारा, जिससे मिलकर के वो पूरा का पूरा यूनिट सेल आपका बना हुआ है। तो है इंटरेस्टिंग। अब समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम आपने लिखा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम की जब बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सा आता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आता है। तीनों में अलग अलग तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और जानेंगे। पहला जो है, जो मैं बताने जा रहा हूं, वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसी को पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है जो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाई किया गया है यूनिट सेल का, कितना, मतलब टोटल वॉल्यूम अगर किसी यूनिट सेल का है उसमें से किसी एक एटम के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया गया है, तो जो स्पेस टोटल है और जो स्पेस ऑक्युपाई किया गया उनके जो रेशियो होते हैं उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। और समझने की कोशिश करेंगे। आइए इसके लिए मैं एक फिगर बनाता हूं और इस फिगर को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक, हम यहाँ पे क्यूब बनाने जा रहे हैं और इस क्यूब में जरा देखने की कोशिश करिएगा। और क्योंकि जो क्यूब हम लोग बनाते हैं, अगर आपने कॉर्नर पे किसी चीज को इस तरीके से एटम को सिचुएटेड आपने किया हुआ है, तो एक चीज हमेशा जानना कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें सभी के सभी एटम एक दूसरे से कनेक्टेड होते, टच होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर चार एटम को आप एक दूसरे से रखेंगे तो वो चारों के चारों एक दूसरे से टच होंगे। जब एक दूसरे से टच होंगे तो डेफिनेटली इसके बीच जो एज लेंथ होगा वो क्या होगा? उन दोनों का रेडियस होगा। एज लेंथ, अगर एज लेंथ हम यहाँ पे a मान लेते हैं, यानी इसके इसके बीच की जो d है, d इज इक्वल टू आपके पास a है। डिस्टेंस जो है एक से लेकर दूसरे तक वो कितना है? d। आप जानते हैं जब दो एटम एक दूसरे के करीब इस तरीके से रखा जाता है तो इसका जो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस होता है द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम टू न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड एटम। ठीक है, इन दोनों के बीच जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं कि कितने डिस्टेंस होते हैं। और इसी को जब कोई हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, एससीसी की बात करते हैं, तो इस टाइप के सिस्टम में जो एज लेंथ होता है इसी के बराबर होता है। इस किनारों की जो दूरी होती है वो क्या होता है? तो अगर हम इसको हर एक यूनिट सेल के लिए पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ये चीज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए समझने की करते हैं। सपोज लेट्स लेट द एज लेंथ of the unit cell
इज इक्वल टू ए। आपने जो एज लेंथ है उसको क्या माना, ए माना, और ए इज इक्वल टू, अगर आपसे कहा जाए कि ए को और किस रिस्पेक्ट में आप दिखा सकते हैं, एंड एक चीज और लिख देते हैं, रेडियस ऑफ एटम, एटम का जो रेडियस है वो कितना मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। और अगर स्मॉल आर आप यहाँ पे रख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस आर के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, और ट्वाइस आर के अगर इक्विवेलेंट होंगे तो डेफिनेटली आप ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 आप लिख सकते हैं। ओके, अगर आपने रेडियस ऑफ एटम कितना माना, आर माना, यानी यहां से लेकर के अगर कोई एटम है तो ये रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस होती है आर, ये चीज। और अगर दो आपके पास एटम एक दूसरे से टच है तो एक आर यहां भी हो गया, तो हम लिख सकते हैं दैट इज ए इज इक्वल टू 2r, यानी जो एज लेंथ है वो किसके बराबर है, 2 रेडियस के बराबर है। ये बात समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर। नाउ अगर इतनी सी बात समझ में आया तो अब आगे के पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस फिगर को देखिएगा, इस फिगर को अभी मिटाएंगे क्योंकि हमें स्पेस चाहिए यहाँ पे। नाउ किसी भी एटम का, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। कितना होता है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम्स। एटम्स को क्या मान लेते हैं, एक स्फीयर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्फीयर मान लेते हैं, एक बॉल की तरीके से मान लेते हैं। तो उसका जो आयतन होता है, मैथमेटिक्सली हमेशा आप जान लीजिए किसी भी स्फीयर का आयतन जो निकालते हैं, वॉल्यूम जो आप बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स रूल है। जहां पे आप किसी चीज का वॉल्यूम, एरिया वगैरह निकालते हैं उस चैप्टर में इसको पढ़ते हैं, मेंसुरेशन चैप्टर जो आपका होता है उसमें इस चीज को पढ़ते हैं। ओके, ठीक, समझ में आ गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एससीसी, तो इसका मतलब भी है, एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एंड यू नो एससीसी इज द primitive unit cell, and in primitive unit cell all the particles are situated at the corner of unit cell। आप जानते हैं जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, कॉर्नर पे सिचुएटेड होते हैं। और इसका जो पार्टिसिपेशन होता है हर कॉर्नर का, वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 1/8 होता है। टोटल आपके पास कितने हो गए, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूरे एक यूनिट सेल में कितने आ गए, 1 आ गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आइए तो नंबर ऑफ एटम इन एससीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, यही तो होंगे, 1 है। और एक का ही वॉल्यूम आपका ऊपर लिखा हुआ है। अगर 2 होता तो 2 से मल्टीपल कर देते, 3 होता तो 3 से मल्टीपल कर देते, 4 होता तो 4 से मल्टीपल कर देते। ओके, यही चीज जब बॉडी सेंटर्ड में जाइएगा तो इसी को हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, जब फेस सेंटर्ड में जाएंगे तो 4 से मल्टीपल कर देंगे, इसके वॉल्यूम को कर देंगे। ओके, इतनी सी बात समझ में आया। तो एक एटम है और एक एटम का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। तो इसका मतलब इस जितने भी आप जो भी यूनिट सेल आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे, दिखा रहे एससीसी टाइप का, इसमें जो आपके पार्टिकल्स है वो कितने हैं, एक पार्टिकल है, क्योंकि हर का पार्टिसिपेशन जुड़ेगी। 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 टोटल 8 है, 8 से मल्टीपल कर देंगे 1 आ जाएगा, सबका पार्टिसिपेशन इस तरीके से हो जाएगा। ये चीज क्लियर। ओके, अब एक काम करते हैं, पूरे यूनिट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो पूरे यूनिट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो पूरे यूनिट का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो किसका होता है, कितना स्पेस ऑक्युपाइड किया गया है किसी एटम के द्वारा या नंबर ऑफ एटम के द्वारा, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल वॉल्यूम से। तो इसका अगर टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम किसी क्यूब का निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं। जब एज लेंथ आपने ए बोला ही है, स्मॉल है, तो हम आइए इसमें जानने की कोशिश करते हैं।
किसी भी चीज का अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट कर देते, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो उसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट जो भी चीज होता है उनको हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे से मल्टीपल कर देते हैं। तो हमारे पास जो एज लेंथ था वो ए था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब। क्या लिखेंगे, ए क्यूब लिखेंगे। ए क्यूब क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए इंटू ए हो जाएगा इज इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा। अब आपने एक इक्वेशन दिया था यहाँ पे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलिए और इसको इक्वेशन सेकंड बोलिए, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू कितनी है, 2r, तो 2r है ए की जगह पे, तो हम ए की जगह पे 2r रख सकते हैं, ओके डेफिनेटली रख सकते हैं। तो इज इक्वल टू 2r का क्यूब रख सकते हैं, हो जाएगा इसका क्यूब। अब जब इसको आप ओपन करेंगे तो 2 टू 4 टू 8r क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8r क्यूब हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अगर 8r क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया, अब हम निकाल सकते हैं एक एटम का वॉल्यूम पता चल गया और पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी इसका रेशियो निकालेंगे। तो हमारे पास होता है पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम। यहाँ पे वॉल्यूम सिंगल एटम बात नहीं करेंगे क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में तो 2 एटम हो सकते हैं और फेस सेंटर्ड में 4 एटम हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम ये आएगा और वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आ गया, ये आ गया। तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8r क्यूब, 8r क्यूब। अब आपको पता है इसको जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 4/3 इंटू 8 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू पाई इंटू आर क्यूब और यहाँ पे इंटू आर क्यूब। आर क्यूब को कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कर दीजिए इज इक्वल टू आपके पास बचा ऊपर पाई अपॉन में यहाँ पे बचा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और पाई की जो वैल्यू होती है वो होता है आपके पास 22/7। कितना होता है 22/7। आइए इसको सॉल्व करें, कहीं यहाँ पे लिख रहे हैं, ओके। यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू 6 इज इक्वल टू 22/42 इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करिएगा डिवाइड करिएगा 42 से 22 को जब आप डिवाइड करिएगा तो 0.524 आएगा, 0.524 आएगा। ये हो गया। अब पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा रेशियो में निकालना है, किस में निकालना है, रेशियो में निकालना है। तो इसको इज इक्वल टू आप कर सकते हैं इंटू 100, 0.524 इंटू 100 इज इक्वल टू 52.4%। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट सेल, जब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है, जो स्थान घेरा जाता है परमाणुओं के द्वारा, अणुओं के द्वारा या किसी आयंस के द्वारा या एटम्स, हम यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं, वो कितना होता है 52.4% श्री होता है। कितना होता है 52.4%। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इस चीज को आप वीडियो को रोक करके नोट करिएगा चीजों को, और मैं आगे का पोर्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो ऑक्युपाई किया गया स्थान है, जो स्थान घेरा गया है वो 52.4% है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द परसेंटेज या द परसेंटेज
ऑफ द ऑक्युपाइड स्पेस और वॉल्यूम यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेस इज इक्वल टू 52.4%। इतना स्थान घेरा गया यूनिट सेल में, तो कितना स्थान खाली होगा? तो खाली क्या होगा, 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 100 में से जब इसको माइनस करेंगे 47.6% आ जाएगा। तो लिखेंगे द परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस इज इक्वल टू 100 माइनस 52.4% इज इक्वल टू 47.6%। यानी किसी यूनिट सेल में आपके अगर वो एससीसी टाइप का है तो 47.6% आपका स्पेस अनऑक्युपाई होगा, वो घेरा नहीं जाएगा। सिर्फ कितना वॉल्यूम घेरा जाएगा, कितना स्पेस घेरा जाएगा, 52.4% ही घेरा जाएगा, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 आपके क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं पूरे यूनिट सेल में। इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ जब मैं आगे आपको यूनिट सेल में जब आपको 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल के बारे में बात करेंगे तो बताएंगे कि जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 52.4% ऑक्युपाई होता है, बाकी स्पेस खाली होता है। इस तरीके से 68% आपके बॉडी सेंटर्ड में होता है, 74% आपके फेस सेंटर्ड में होता है। ये सब वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकालेंगे भी और आगे इस चीज़ को डिस्कशन भी करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।